हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम सूजस ई बुलेटिन कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, हम राजस्थान का करंट अफेयर्स देखेंगे। 9 जून से लेकर 17 जून के बीच का जितना भी राजस्थान का करंट है वो सारा कंप्लीट करेंगे सूजस ई बुलेटिन के थ्रू। जिससे क्या होगा, आपके आगामी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आप आसानी से कर सकें। तो आ जाइए, देखिए ये है 9 जून का सूजस ई बुलेटिन। इसमें हम एक एक करके सारी खबर देखते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, ये बाबई क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया गया है ना। बाबई रीजन में क्या गया है, एक इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जा रहा है। तो ये बाबई क्षेत्र कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पड़ेगा आपके झुंझुनू जिले के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किस लिए लेकर आई राज्य सरकार। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनको देश विदेश के जो बेहतरीन कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ने का मौका दिया जाए। तो ऐसे कितने विद्यार्थियों को, 500 विद्यार्थियों को, ठीक है, विदेश के जो अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें इनका दाखिला कराया जाएगा। ये राज्य सरकार के द्वारा पूरा फंडिंग की जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो 30% सीटें किसके लिए हैं, छात्राओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें जो प्रायोरिटी दी जाएगी छात्रों को, छात्राओं को, उसमें ये देखा जाएगा कि जिन परिवारों की इनकम 8 लाख रुपए से कम है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 8 लाख रुपए से कम सकल वार्षिक पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। और आवेदन की वही सारी पोर्टल के द्वारा होगा, ऑनलाइन देना, ये सारी काम की नहीं है। पर मेजर काम की चीज़ क्या है, ये चीज़ है कि 500 विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर विदेश के सर्वोत्तम 150 विद्यालयों संस्थाओं में पढ़ाई का अवसर दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। कौन सी स्कीम है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। कितने विद्यार्थी, 500 विद्यार्थी। कितने प्रतिशत छात्राएं होंगी इसके अंदर, 500 में से 30% छात्राओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। और साथ में जिन परिवारों की वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। देखो, मेजर चीज़ें याद रखनी है, आप सब कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाओगे एग्जाम तक, परंतु आप अगर मेजर चीज़ें याद रखने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा ही याद रख पाओगे। अब देखिए, ये प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि ये जो 5 गोल्ड है ये बढ़ के 6 गोल्ड हो गए हैं ना, सिल्वर के, और ये कांच की संख्या भी बढ़ गई है। परंतु ये जो यहाँ पर ये है ना, ये 66th नेशनल स्कूल गेम्स हैं। तो इनका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इनका आयोजन MP में किया गया है, मध्य प्रदेश में, है ना। MP में भी भोपाल प्लस ग्वालियर, भोपाल एंड ग्वालियर, ये थोड़ा ध्यान रखें कि जो 66th नेशनल स्कूल गेम्स हैं इनका आयोजन मध्य प्रदेश में भोपाल ग्वालियर में किया गया है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा आप सभी को पता है कि 100 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, परंतु इसमें क्या होगा, आपको पहले आवेदन करना होगा तभी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा का क्या है, इन्होंने क्या था, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके जस्ट एक साल बाद 1858, 58 से लेकर 1897 तक, है ना, 1858 से लेकर 1897 तक बिरसा मुंडा ने क्या होता, अंग्रेजों के अगेंस्ट में आंदोलन चलाया था। जो ये क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी, आपने बंगाल प्रेसिडेंसी सुना होगा, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था ये छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में, अभी का जो छत्तीसगढ़ है वैसे बंगाल प्रेसिडेंसी में आप मानिए, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर इन्होंने आंदोलन चलाया था कि जो ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस लगाए थे, है ना, और ये जो उल्टे सीधे टैक्स लेते थे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अकाल की है, फ्लड है ना, किसानों की खेती अच्छी नहीं हुई, फिर भी वो करों की डिमांड करते थे, तो उसके अगेंस्ट में बिरसा मुंडा के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। ये बहुत लार्ज स्केल पे पॉपुलर हुआ था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना। आ जाइए, देखिए ये 9 तारीख की में तो बस इतनी ही खबर है। अब 10 तारीख के न्यूज़पेपर में चलते हैं। 10 तारीख का न्यूज़पेपर ये रहा, ठीक है। ये देखिए, एक करके अपन करते हैं कंप्लीट इनको। ये देखिए 10 तारीख का, 10 जून 2023 का सूजस ई बुलेटिन। इसमें देखिए ये राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक, इससे पहले जो शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक थे वो अलग अलग आयोजित कराए गए थे वर्ष 2023 के अंदर। अभी 23 जून, कौन सा, 23 जून से ये प्रारंभ होंगे। ये क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे है। 23 जून को ही क्यों प्रारंभ किए गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून से, ठीक है। तो 23 जून से प्रारंभ होकर 1 सितंबर तक चलेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 सितंबर, ठीक है, 1 तारीख, 1 सितंबर तक चलेंगे, इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अंदर क्या है, जो खेल हैं
ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रस्साकसी खेल है, ठीक है, एक शूटिंग बॉल है, तो ये क्या है, ग्रामीण ओलंपिक के अंदर है, जबकि ये शहरी ओलंपिक के अंदर नहीं है, रस्साकसी और शूटिंग बॉल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा खेल शहरी ओलंपिक में नहीं खेला जा रहा है। तो रस्साकसी नहीं खेला जा रहा और शूटिंग बॉल नहीं खेला जा रहा। बाकी तो कबड्डी है, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला जाएगा, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारे देखिए, टेनिस बॉल से क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारे गेम्स आ गए, कॉमन है ये सारे गेम, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला गेम है बास्केटबॉल, ठीक है, और एथलेटिक्स, यहाँ पर शहरी ओलंपिक में अलग गेम है जो ग्रामीण ओलंपिक में नहीं खेले जा रहे हैं। तो इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो शहरी ओलंपिक के अंदर एथलेटिक्स है, उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स हैं, 100 मीटर का एथलेटिक्स इवेंट है, 200 मीटर का है, 400 मीटर का है। कोई बोले 800 मीटर का है, नहीं 800 मीटर का नहीं है, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की ही रेस कराई जाएगी इसके अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कब से कब तक कराए जा रहे हैं बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये, ठीक है। और 66 जो नेशनल स्कूल गेम्स हैं, इनका आयोजन कौन से स्टेट के अंदर किया गया है और स्टेट में भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है। तो भोपाल और ग्वालियर के अंदर किया गया है। तो स्टेट का नाम बताइए जल्दी से कि 66वें नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं, ठीक है। आ जाइए, इसके अलावा नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन सी खबर से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, लंपी रोग आर्थिक सहायता चलाई जा रही है, ठीक है। अब जो लंपी रोग आर्थिक सहायता है, इसके अंदर क्या होगा, जो दुधारू जो मिल्क देते हैं, है ना, तो वो गोवंशों को ही इसमें सम्मिलित किया गया। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए गाय होती है, ठीक है, बैल होता है, अब बैल को भी क्या, बैल की मृत्यु पे लंपी रोग से क्या पैसे दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। तो दुधारू गाय में भी कौन सी, दुधारू गायों को ही, जो गोवंश होंगे दुधारू जो दूध देते हैं, ठीक है, तो उनको ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जो दूध देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो गाय ही दूध देती है, बैल तो दूध नहीं देता, ठीक है, बछड़े दूध नहीं देते, तो गोवंश में आते हैं, परंतु ये भी, पर उनको नहीं सम्मिलित किया जाएगा, दुधारुओं को किया जाएगा, मतलब गायों को सम्मिलित किया जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ये थोड़ा डेप्थ में जाके जब आप चीज़ें समझेंगे ना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने, 2। अगर जैसे मान लीजिए 2 आपकी किसी परिवार में 2 गायें, 4 गायें मान लीजिए, और चारों की मृत्यु हो जाती है लंपी रोग से, परंतु उसमें क्या होगा, 2 गायों तक, मैक्सिमम 2 गायों तक ही 40,000 रुपये का सहायता दी जाएगी, है ना। 40,000 मतलब 80,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। 40,000 रुपये एक पशु पर, मैक्सिमम 2 पशुओं के लिए दिया जाएगा, लंपी रोग आर्थिक सहायता समूह, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, फिर बाद में एग्जाम में आ जाता है, तो फिर सोचते हैं कहाँ से पूछ लिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि जो सिटी पार्क है, कोचिंग हब है, जयपुर का चौपाटी है, तो इसमें इनको क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है, इनको अप्लॉज किया गया है, ठीक है। तो अब जो ये सिटी पार्क है, कोचिंग हब है, जयपुर चौपाटी है, तो इसका निर्माण किसने कराया है, जीडीए ने कराया, बताइए। जीडीए, हाउसिंग बोर्ड ने कराया है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कराया है, या फिर हमारी जो भारत की इंडियन सोसाइटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कराया है। बताइए किसने कराया है। तो मैं एक एग्जांपल दे दिया। तो सिटी पार्क कोचिंग हब जयपुर चौपाटी का इसमें से निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो ये हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कराया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हाउसिंग बोर्ड है, इसको 4 क्षेत्रों में पुरस्कार मिले हैं। इन्होंने 4 चीज़ें डेवलप करी हैं। एक तो सिटी पार्क कहाँ पर है, मानसरोवर में, ठीक है। क्या डेवलप करा है, सिटी पार्क डेवलप किया, सिटी पार्क मानसरोवर में, बहुत सुंदर है, जाके देखना। कोचिंग हब ये प्रतापनगर में बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जयपुर चौपाटी और शिक्षक पहरी आवास, ठीक है। तो ये सारे कहाँ हैं, प्रतापनगर के अंदर डेवलप किए गए हैं हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। तो इन्हीं चारों के लिए जो हाउसिंग बोर्ड है उसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अब देखो यहाँ पे 3 ही नाम लिखे हुए हैं। हालांकि देखो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट राजस्थान में एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें क्या होगा कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को उत्कृष्ट बनाया जाएगा, है ना, जिसकी वजह से उस डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सके। तो इसी तरीके से जैसे अंजीर है, तो अंजीर कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए फेमस है, ठीक है। तो उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट को, अंजीर के लिए। तो इसको किया जाएगा सिरोही को। किसको कराया जाएगा, सिरोही, ठीक है। ये सिरोही याद रखें। पपीता के लिए कौन सा हो गया, दौसा, ठीक है। पपीते के लिए कौन सा हो गया, दौसा। और अमरूदों के लिए कौन सा हो गया, सवाई माधोपुर, SM, ठीक है। सवाई माधोपुर आप याद रख लीजिए, दौसा,
ठीक है। और पपीते के लिए कौन सा होगा, दोसा होगा। अंजीर के लिए सिरोही को डेवलप किया जाएगा, उसको एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए जब भी आप सिरोही का नाम सुनेंगे तो आपके मन में आना चाहिए कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा फल है, अंजीर है। पपीता कहाँ का है, दोसा का है। अमरूद कहाँ के हैं, सवाई माधोपुर के हैं। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नीचे कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं। आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट उस पर, 11 तारीख के न्यूज़पेपर पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 11 तारीख का न्यूज़पेपर है आपके सामने। यहाँ पर देखिए पहली न्यूज़ है कि राज्य सरकार क्या है, जनता की ट्रस्टी है। किसने कहा है, ये अशोक गहलोत जी कह रहे हैं। तो क्या इनका मतलब क्या है कहने का, इनका मतलब ये है कि कोई भी जो सरकार होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना, तो ये क्या होती है, जनता की प्रतिनिधि होती है, जनता की ट्रस्टी होती है, जनता के लिए कार्य करती है। ये कोई ओनर नहीं है इनके पास में, ये मतलब मालिक नहीं है ना। ये क्या है, जैसे एज एन ट्रस्टी हैं, जब तक इनको ट्रस्ट काम दे रखा है तब तक काम करेंगे, जब तक इनका पीरियड है। जैसे पीरियड खत्म होगा इनका टेन्योर भी वहाँ से समाप्त हो जाएगा, है ना, तो फिर कोई नया बंदा आ जाएगा। तो ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल की वो जो कंसेप्ट है, सबसे पहले किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। मुझे थोड़ा ध्यान रखें। आ जाइए, इसके अलावा यहाँ देखिए मानगढ़ धाम। अब मानगढ़ धाम क्या है, मानगढ़ धाम को जलियांवाला हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कब हुआ था, मानगढ़ धाम, ये क्या था, गोविंद गिरी के नेतृत्व में, है ना, बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर, ये डेट याद रखनी है, 1913, ठीक है। 1913 में यहाँ पर क्या था, जो भील हैं, जो गोविंद गिरी के अनुयायी हैं, भील समाज से आते हैं, तो यहाँ पर इनके में एक बहुत बड़ा 1500 से ज़्यादा लोग, मतलब 2000 से ज़्यादा लोग थे यहाँ पर इस समय पर, है ना। तो पर 1500 से ज़्यादा लोग तो इसमें शहीद ही हो गए थे, मर गए थे, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या है, गोली चला के उनकी हत्या कर दी थी। तो और यहाँ ये सब क्या है, ये सब मीटिंग कर रहे थे, जो अंग्रेज़ों के जो टैक्स सिस्टम है, जो रिफॉर्म्स हैं, उसके लिए मीटिंग करने आए थे। परंतु उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के रूप में ही यहाँ पर मानगढ़ धाम पर गोलियाँ चलाई थी और बहुत सारे भीलों को मार दिया था। 1500 से ज़्यादा भीलों की यहाँ पर हत्या हो गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। डेट याद रखनी है। आ जाइए, नीचे चलते हैं जहाँ से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है कि करंट न्यूज़ में से आपसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उन क्वेश्चन से, उन टॉपिकों से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उनको देखना, ठीक है। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम सारी खबरों को इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहें कि देखिए IM शक्ति उड़ान योजना, ये कई बार आपके साथ डिस्कस करिए, तो इसको अच्छे से रट लीजिए। इसमें क्या है, चुप्पी तोड़, ठीक है। चुप्पी तोड़ने से ये है कि जैसे महिलाएं क्या है, शाय फील करती हैं जैसे जब उनका माहवारी पीरियड आता है ना, मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है 4-5 दिन जो चलता है, जिसमें कंटेमिनेटेड ब्लड बाहर निकलता है। तो इसके लिए क्या है, राज्य सरकार क्या है, 12 सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है महिलाओं को, ठीक है, प्रति माह। किशोरियों और महिलाओं को कौन दे रहा है, माहवारी स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकार के 12 सैनिटरी नैपकिन प्रतिमा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं IM शक्ति उड़ान के तहत। तो कोई भी महिला, कोई भी किशोरी जाकर ये 12 सैनिटरी नैपकिन ले सकती है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र और ये जो सेंटर्स बनाए गए वहाँ से इनको प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, अगर कोई खुल के नहीं बात कर पाता तो वो यहाँ से ले सकता है। और इसके लिए जो कौन सा विभाग है, महिला अधिकारिता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है, IM शक्ति उड़ान योजना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए, चलते हैं 12 तारीख के न्यूज़पेपर पे। देखें जरा 12, हाँ, अब ये देखिए आपके सामने 12 तारीख का न्यूज़पेपर है, ठीक है, 12 जून 2023 का न्यूज़पेपर। इसमें क्या होगा, एक पहली खबर है कि अपर हाई लेवल कैनाल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैनाल वैनाल डेवलप करी जाती है, इनके मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इरिगेशन और वाटर सप्लाई, जो पीने का पानी है वो प्रोवाइड कराया जा सके, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जा सके। तो जो अपर हाई लेवल कैनाल है, ये आदिवासी अंचल के उत्थान के लिए अहम है। तो कैसे है, क्योंकि ये पीने का पानी प्रोवाइड कराया जाएगा, इरीगेशन के लिए पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, कौन सी रिवर पर बनाया जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपर हाई कैनाल की मंजूरी दी है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे, अनास नदी के ऊपर ये बनाया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन सी नदी है अपर हाई कैनाल के लिए, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में कौन सी, अनास नदी, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है
छोटी सरवान को पंचायत समिति बनाया गया है। तो ये पंचायत समिति आप थोड़ा एक बार याद ना रखें, परंतु ये आप थोड़ा सा ये याद रख लें, अपर हाई कैनाल कहाँ बनाई जा रही है, अनास नदी पर बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और महंगाई से राहत दिलाने के लिए तो ये आपको पता ही है कि कितनी योजनाएं, 10 योजनाएं हैं। उन 10 योजनाओं के नाम चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे आपको सब योजनाएं याद हैं या नहीं, ठीक है। एक एक प्रोविज़न भी आप उसमें लिख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो और आप और लोगों से आगे निकल सकें, ठीक है। तो आपको क्या खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो सिर्फ आपको बोल सकते हैं। अगर आप सुनने के बाद में वो आंसर्स देते हैं तभी आप और लोगों से आगे निकल पाते हैं, वरना साल दर साल आप पीछे होते जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होते जाते हैं और बच्चे फेल होते जाते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप अपने इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाएं, जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसको आप वो मेहनत आप तक पहुंचे, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा, जब उसका आंसर आप देंगे। अब देखो, खेतों में घरों के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण दे रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा जो खेतों में जो किसान घर का निर्माण करना चाहते हैं उनको 25 लाख रुपए की अनुदान दे रही है। 20 लाख का, 50 लाख का, 60 लाख का, कितना, तो ये 50 लाख का अनुदान दे रही है। और ये 50 लाख क्या है, घर निर्माण के लिए, जो खेतों में कोई घर बना के रहना चाहता है तो उसके लिए 50 लाख रुपए तक का अनुदान है। इसमें अगर वो सही समय से क्या करते हैं, जो किस्तों की पेमेंट करते हैं, तो उनको 5% तक का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। तो इसके तहत उन्हें कितना, सिर्फ 6% ही ब्याज की वो देना पड़ेगा, 6% की राशि चुकानी पड़ेगी, जो इंटरेस्ट बोलते हैं ना, वो देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो योजना है, कितने वर्षों के लिए ब्याज लिया जा सकता है, 15 वर्षों के लिए इसमें ब्याज मतलब पैसा लिया जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें 2-3 पॉइंट यही है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा तिरुपति सुंदरी मंदिर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे जो सीएम है अशोक गहलोत जी का है। तो ये मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है, ये बांसवाड़ा में लोकेटेड है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आरएस प्री में पूछा गया था, क्योंकि ये त्रिपुरी सुंदरी मंदिर है। ये जो हमारी पूर्व सीएम थी वसुंधरा राजे जी, उनकी कुल देवी हैं, ठीक है। कौन है ये, कुल देवी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ है त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर, बांसवाड़ा में। किसकी कुल देवी है, वसुंधरा राजे जी की, जो हमारी पूर्व सीएम थी, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट कोई खबर नहीं है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आ जाइए 13 तारीख के न्यूज़पेपर में चलते हैं। ये देखिए, अब 13 तारीख का न्यूज़पेपर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, इसको तो आप मार्क करके रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली खबर यहाँ से आपके एग्जाम में, जैसे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आरएस में तो ये क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है। क्योंकि देखो, यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है सड़क सुरक्षा को लेकर, ठीक है। रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी राज्य सरकार के लिए, हमारी जनता के लिए, क्योंकि रोड जो एक्सीडेंट होते हैं इसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसको कहीं ना कहीं कम करने की भी ज़रूरत है। तो इसी के लिए जिला स्तर पर, है ना, प्रत्येक जिले पर, जो राजस्थान में कितने जिले हैं बताइए। अब राजस्थान में अब 50 जिले हो गए हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 33 जिले थे। हालांकि अभी ये इनको गठन नहीं किया गया है बाकी जिलों का, परंतु अब 50 जिले ही बोलोगे। जब 33 के बाद में ये जिले जोड़े गए हैं और 3 नए संभाग जोड़ दिए गए हैं, तो उतने ही आपको याद रखना है, ठीक है। 10 संभाग हो गए और 50 नए जिले। तो प्रत्येक जिला स्तर पर क्या बनाया जाएगा, रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, रोड सेफ्टी के लिए एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई जाएगी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य होगा कि 2030 तक जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उसमें 50% तक की कमी लाना है। जो लक्ष्य क्या है, वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु होती है उसमें 50% तक की कमी लाना है। स्टेटमेंट में बोला जा सकता है कि 2025 तक 50% तक की कमी लानी है, 2035 तक 10% तक की कमी लानी है। तो मतलब कितनी लानी है, इसको आपको डेटा को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसको कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो ये टास्क फोर्स बनाई जाएगी इसका कार्यकाल कितने पीरियड का रहेगा। तो इसका पीरियड रहेगा 3 ईयर्स का, 3 साल का रहेगा। पर 3 मंथ्स के अंदर एक मीटिंग कम से कम क्या होगी, 1 मीटिंग होना जरूरी है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। एक मीटिंग कितने मंथ में, 3 मंथ्स में होगी। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। आ जाइए यहाँ पर देखो, यहाँ पढ़ लीजिए। जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल कितना, 3 वर्ष का होगा। इसमें जो इसके जो परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे वो कौन होंगे, राजस्थान पुलिस अधीक्षक होंगे। राजस्थान पुलिस अधीक्षक को क्या बनाया गया है, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। ये थोड़ा सा याद रखना है। और इसमें जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे,
इसमें अन्य सदस्य भी होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको नहीं भी पढ़ें तो कोई बात नहीं, पर ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके अलावा ये याद रखना, सड़क सुरक्षा क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं के विशेषज्ञ प्रतिनिधि तथा 2 सड़क सुरक्षा सलाहकार इस टास्क फोर्स में विशेष आमंत्रित एवं जिला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतत सचिव बनाए जाएंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना है, टास्क फोर्स की बैठक में प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार जो इसकी बैठक होगी कम से कम एक बार आयोजित करना आवश्यक है। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में उनसे होने वाली मृत्यु में वर्ष 2030 तक कितनी 50% तक की कमी करना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो इन चीज़ों को आप याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिला स्तर पर जो रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई जा रही है उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाया जाएगा। फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें ये याद रखना है, स्थानीय पुलिस अधीक्षक को जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या बनाया गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है ये जिला स्तरीय रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं कि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन होगा। ठीक है, अब जो ये महाराणा प्रताप है बोर्ड है, इसका गठन क्यों किया जा रहा है, तो ये जो महाराणा प्रताप हैं इन्होंने क्या था, इनकी जो प्रतिबद्धताएं हैं, दानशीलता, जनसेवा, कर्तव्य परायणता, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो इनके विचार थे, वो जनता तक पहुँचे। साथ साथ इनके नाम से पब्लिकेशंस आए हैं ना, और अवार्ड्स प्रसारित किए जाए, जिनसे महाराणा प्रताप की जो ख्याति है उसको विश्व में और ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाए। जो बच्चे हैं, देखो बहुत सारे बच्चे नए आते हैं वो नहीं जान पाते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसमें एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जिसका एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा और 5 मेंबर्स होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बोर्ड का। ठीक है, बोर्ड में क्या होगा, एक तो अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और इसके अलावा 5 मेंबर्स होंगे। टोटल 7 सदस्य का ये बोर्ड होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप जो बोर्ड का गठन किया जा रहा है, कितने हो गए, इसमें 7 सदस्य होंगे। इसमें क्या है, जो अभी आपको बताइए वही सारी चीज़ें हैं कि जैसे इस बोर्ड का गठन का उद्देश्य नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के महान चरित्र का अनुगामी बनाना है। बोर्ड महाराणा प्रताप पर आधारित पुरातात्विक धरोहर का संरक्षण एवं निर्माण, देश की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य का संकलन, संरक्षण, शोध, प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार भी करेगा। बोर्ड के जरिए विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप से जुड़ी सामग्री का निर्धारण समावेशन होगा। महाराणा प्रताप के नाम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की जाएगी। मेले, प्रदर्शनी, समारोह, सम्मेलन, फिल्म, साहित्य, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियों के जरिए देश विदेश में उनके विचारों का प्रचार प्रसार का कार्य भी किया जाएगा। तो ये बोर्ड के ये मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे काम करेंगे। ठीक है, महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो जो कार्य कर सकते हैं वो सारे कार्य किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, महाराणा प्रताप को और ज़्यादा जो उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में जनता तक पहुंच हो, लोगों को पता चले कि भैया महाराणा प्रताप की ये विचार थे, ऐसे सोच थे। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट खबर है, राजस्थान किसान महोत्सव 16 से 18 जून को जयपुर में संपन्न किया गया। अब जो किसान महोत्सव है तो किसानों से रिलेटेड होगा, किसानों के उत्थान के लिए बात करी होगी। अब देखो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स का समापन हो गया। इसमें 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीते हैं राजस्थान ने। तो इस डेटा को याद रख लीजिए। ठीक है, राजस्थान ने कितने, 6 तो गोल्ड, अगर और कुछ याद रख पाए ना रख पाए, पर 6 गोल्ड जरूर याद रख लेना। ठीक है, राजस्थान ने जो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में कितने गोल्ड जीते, 6 गोल्ड हैं और 6 के डबल कर दिए, 12 सिल्वर हो गए और 15 कांस्य पदक हो गए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ था, भोपाल और ग्वालियर में इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या काम की खबर है आपके लिए, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। बस इसमें इतना ही है यहाँ पर। इसके अलावा जाइए 14 तारीख का न्यूज़पेपर देखते हैं। अब देखिए ये 14 तारीख का न्यूज़पेपर है आपके सामने। मुख्यमंत्री गांधी दर्शन सम्मेलन, राजस्थान का पहला राज्य है ना, तो ये क्या, गांधी दर्शन के लिए राजस्थान में काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे अशोक गहलोत जी हैं ये गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा सहमत हैं। ठीक है, हालांकि गांधी जी के विचारों से तो हर किसी को ही सहमत होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अहिंसा को सबसे परम धर्म कहा है ना। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, इनका मेजर हथियार था, और नॉन वायलेंस से आप कुछ भी जीत सकते हैं, हमेशा याद रखना। अब देखिए मैट की मजदूरी कितनी कर दी गई है, 225 रुपये कर दी गई है मनरेगा में। पहले कितनी दी जाती थी, 240 रुपये प्रति दिवस मैट को मजदूरी दी जाती थी। जो मैट की मजदूरी अब कितनी कर दी गई है, 255 रुपये कर दी गई है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, फिर याद नहीं रहते हैं, तो फिर
काम खराब हो जाता है एग्जाम में, है ना। इसके अलावा यहाँ थोड़ा ध्यान रखते हैं चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। अब चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना क्या है? देखो, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य के साथ में जो दुर्घटना बीमा योजना लेकर आए, ठीक है। अब चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लेकर आए हैं, तो इसमें क्या है, जो चिरंजीवी एक तो था स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, उसमें 25 लाख रुपए का बीमा किया जाता था, ठीक है। दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए का बीमा किया जाता है, ठीक है। और अब जो चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना है, इनको अलग अलग याद रखिए, जब आप याद रखेंगे तभी आपको याद रहेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए श्रमिक हैं, है ना, ये जब मान लीजिए जो श्रमिक हैं ये हॉस्पिटलाइज हो गया किसी कारणवश, है ना, बीमारी के कारण इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, अस्पताल में भर्ती होने पर अब क्या होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होने पर ये जो कार्य कर रहा था, जो इसकी दैनिक मजदूरी मिल रही थी वो रुक जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो इसका घर का खर्च कैसे चलेगा। तो जो हॉस्पिटलाइज होने के कारण जो श्रमिक क्या करते हैं, पैसे नहीं कमा पाते, उनको मैक्सिमम कितने 7 दिवस तक 200 रुपये का पर डे के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा, मतलब इनकी सहायता की जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। जो श्रमिक हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं किसी को भी, रजिस्टर्ड होंगे श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स। और अस्पताल में भर्ती होने पर मैक्सिमम कितने 7 दिवस तक, और मिनिमम कितना 24 घंटे के लिए वो भर्ती रहना चाहिए, तभी ये पैसे दिए जाएंगे। 200 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी, है ना। 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सहायता राशि 7 दिन के लिए दी जाएगी। ये बस इसमें इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, ठीक है। इसमें ये भी याद रख लें कि इसमें 25 से 60 वर्ष के सदस्य पंजीकृत होने चाहिए। जो इन कितने जो श्रमिकों की एज कितनी रखी गई है, 25 से लेकर 60 वर्ष रखी गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों को याद रख लें, इन पॉइंट्स को, यहाँ से एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, यही क्वेश्चन बनते हैं बाद में चलकर। फिर आप सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, हमने तो इतना करंट पढ़ा था, मूमल पढ़ा था, ये पढ़ा था। कई बार क्या होता है, मूमल वाले भी यहीं से लेते हैं, है ना, और कहाँ से लेंगे डाटा, वो भी यहीं से उठा रहे हैं लगभग। आज ये आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो खबर है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसको तो कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है ये आपके लिए। इसमें क्या होगा, जो राज्य सरकार है वो राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करेगी। इसके अंदर क्या होगा, राजस्थान के लोक कलाकार हैं, है ना, जो साहित्य निर्माण करते हैं, उनके लिए ये पुरस्कार लेकर आई है। इसके अंदर 11 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्लस प्रशस्ति पत्र एवं शॉल आदि दिए जाएंगे, है ना। तो इसमें जो प्रोत्साहन राशि कितनी है, 11 लाख रुपए रखी गई है। राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के अंदर सहायता राशि कितनी है, 11 लाख रुपए की है। इसके अंदर 4 कैटेगरी के अंदर पुरस्कार दिया जाएगा। एक तो है पद्य श्रेणी में, ठीक है, पहला किसमें, पद्य श्रेणी में कौन सा पुरस्कार है, कन्हैया लाल सेठिया साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा पुरस्कार दिया जाएगा लोक साहित्य एवं कला श्रेणी में, ठीक है, ये दूसरा पुरस्कार लोक साहित्य एवं कला श्रेणी में कौन सा, श्री कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार के नाम से दिया जाएगा। तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा भाषा एवं अनुसंधान श्रेणी में, ठीक है, इसमें डॉक्टर सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार दिया जाएगा। चौथा पुरस्कार दिया जाएगा गद्य श्रेणी में, गद्य, है ना, पद्य में कौन सा, कन्हैया लाल, गद्य में कौन सा, विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो इन चारों को बहुत अच्छे से नाम याद रखना है। पद्य में कौन सा दिया जा रहा है, कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया जा रहा है। लोक साहित्य एवं कला के लिए कोमल कोठारी पुरस्कार दिया जा रहा है। भाषा अनुसंधान के लिए डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार दिया जा रहा है। और गद्य श्रेणी में विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 11 लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल प्रदान किए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान साहित्य पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकते हैं, है ना। क्या ये मरणोपरांत दिए जाएंगे, तो हाँ जी बिल्कुल, मरणोपरांत भी इनको दिया जा सकता है, राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर मत कहना कि मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, पढ़ा दिया है, तो इनको याद रख लें, ठीक है। आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया कंप्लीट आपका 14 तारीख का। अब 15 तारीख वाला न्यूज़पेपर देखते हैं। 15 तारीख का न्यूज़पेपर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहली खबर है आपके सामने, ये लंपी आर्थिक सहायता, है ना। तो ये लंपी आर्थिक सहायता अपन ने इसमें पढ़ ही लिया था कि इसमें 42,000 पशुपालकों को लाभ मिलेगा। तो एक्चुअली क्या था, लंपी आर्थिक सहायता में मैक्सिमम कितने, 2 दुधारू पशुओं के लिए 40 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। लंपी रोग से अगर किसी दुधारू पशु की मृत्यु हो जाती है तो,
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, अति प्रचंड चक्रवाती तूफान कौन सा है, विपर्जोय है। ठीक है, तो ये विपर्जोय नाम किसने दिया है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये बांग्लादेश ने दिया है। किसने दिया है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा ये विपर्जोय नाम दिया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो अपील की गई है वो आप सभी को पता है कि आपको जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए, किसी दीवार का सहारा नहीं लेना चाहिए। तेज़ बारिश अगर हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, अच्छी जगह पे शेल्टर लेना चाहिए, ऐसे मजबूत जगह पे, किसी हल्की दीवार घास फूस के मकान के नीचे नहीं लेनी चाहिए, और पेड़ों के नीचे तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, रास्ते में नहीं जाना चाहिए क्योंकि तार टूट जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें। पशु खुद के साथ साथ पशुओं को भी सुरक्षित जगह पे लेके जाएँ, है ना। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चों को और बुजुर्गों को घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि क्या होता है, उनको ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं इस तरीके से जब भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, है ना। अब देखिए इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या खबर बनती है, आ जाइए देखते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये इतना ही है, बाकी आपको पता ही है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है। इसमें जो तीर्थ यात्रा कराई जा रही है उसमें हवाई जहाज़, एयरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज तीनों के थ्रू की जा रही है। जो एयरवेज है, हवाई जहाज़ के द्वारा नेपाल में दर्शन कराए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, 16 तारीख का न्यूज़पेपर देखते हैं। 17 तारीख तक करना है ना कंप्लीट इसको, हाँ जी। अब देखिए ये 16 तारीख का न्यूज़पेपर है, इसमें से देखते हैं क्या काम की खबर है। तो देखो वही लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम, ये हमने अभी डिस्कस ही कर लिया कई बार, पर फिर भी एक बार और करा देते हैं। देखो इसमें क्या है, लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए, ठीक है, लंपी रोग से जो दुधारू पशु हैं उनकी मृत्यु होने पर प्रति परिवार 2 दुधारू गोवंश के लिए 40-40 हज़ार रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की जा रही है, और ये राशि बैंक खातों में भेजी जाएगी। पशुपालकों के कहाँ बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा लंपी महामारी से बचाव के लिए 68 लाख से अधिक गोवंशों का टीकाकरण भी किया जा चुका है। और प्रदेश में दूध पर प्रति अनुदान, है ना, दूध जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको लोग प्रति लीटर अनुदान 5 रुपये का दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रत्येक परिवार के लिए 2 दुधारू पशुओं के लिए कितना, प्रति पशु 40,000 रुपये तक का बीमा भी किया जा रहा है। तो ये पशु कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत किया जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो कामधेनु पशु बीमा योजना है इसके अंदर गाय, ठीक है, गाय और प्लस भैंस दोनों का बीमा किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, किसी परिवार के पास मान लीजिए एक गाय है और एक भैंस है तो दोनों का बीमा कर दिया जाएगा। किसमें, कामधेनु पशु बीमा योजना में। इसमें 2 दुधारू पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा किया जा रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, लंपी रोग अलग है और कामधेनु पशु बीमा रोग ये अनुदान यो पशु बीमा योजना अलग है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, थोड़ा अलग अलग याद रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ पर 12 कृषि मिशन शुरू भी किए गए हैं पशुपालकों के लिए। इसमें 7,000 करोड़ रुपए की सहायता भी, जो कृषि कल्याण कोष है उसमें राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 7,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कृषि कल्याण कोष में सहायता राशि कितनी कर दी गई है, बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दी गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं शायद 7,000 बोल रहा था, 7,500 करोड़, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कई बार क्या होता है, चीज़ें तो अपन कुछ बोल रहे होते हैं और कुछ निकल रही होती हैं, ये सबके साथ ही होता है। इसके अलावा जो किसानों के लिए 2,000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जा रही है ना, और तारबंदी के लिए भी इनको पैसे दिए, मतलब तारबंदी के लिए भी जो अनुदान है वो दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा मैक्सिमम 2 पशुओं के लिए किया जा रहा है। तो ये अलग है, वो लंपी रोग अलग है, इन दोनों को मिक्स ना करें। ठीक है, अलग अलग है पर राशि सेम है, 40-40 हज़ार रुपये है। ठीक है, अब इसके अलावा जो ये ग्रामीण ओलंपिक है, शहरी ओलंपिक है, हम पीछे डिस्कस कर चुके थे तो इनको वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो ग्रामीण शहरी ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है तो ये कब से कब तक किया जा रहा है, कब से कब तक किया जा रहा है, और ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक में कौन कौन से खेल अलग हैं, ये इनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। देखिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सारी मेहनत सिर्फ मैं करूँगा तो सिर्फ मैं ही पास होऊंगा, आप पास नहीं होंगे, है ना। तो आपको ही पास होना है, मैं तो वैसे ही पास हो चुका हूँ। ठीक है, आ जाइए आगे। अब देखिए यहाँ पर 17 तारीख का न्यूज़पेपर देखते हैं।
शनिवार 17 जून 2023 को, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में कहा है, क्या कहा है कि राजनीति सेवा के माध्यम से दल बदल चिंता का विषय। तो दल बदल के लिए कानून लेकर आए थे, कौन सा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। तो ये दल बदल के लिए कानून बनाता है। तो इसमें जो कौन से शेड्यूल में ये रखा गया था, शेड्यूल बताना है आपको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल है। तो उनमें से कौन से शेड्यूल दल बदल से डील करता है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। आज ये नीचे चलते हैं, राजस्थान की और खबरें देखते हैं कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ हम देखेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि आरएस भर्ती परीक्षा 905 पदों पर भर्ती होगी। तो अब आपके लिए खुशी का उल्लास है कि भैया आरएस की परीक्षा, वो एग्ज़ाम है आरएस का, जो 2023 की वैकेंसी है वो जल्दी आपके सामने आ जाएगी। इसमें 905 पद होंगे, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके अंदर जो सर्विसेज दे रखी हैं, राजस्थान राज्य सेवा की कितनी है, 424 हैं, ठीक है। और अधीनस्थ सेवा की कितनी है, 481 पद हैं। ये राजस्थान अधीनस्थ सेवा की पोस्ट हो गई और ये राजस्थान राज्य सेवा की पोस्ट हो गई। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि पोस्ट कितनी है, 905 पोस्ट है। तो इनमें से एक पोस्ट आपको लेनी है। तो आज से ही मेहनत पे लग जाइए। राजस्थान करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे देखिए, हमारे डेप्थ में लेकर आ रहे हैं। आप चाहें तो हम प्रति दिन भी आपके लिए लेकर आ सकते हैं, परंतु क्या है, बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, फिर हमें भी मन नहीं करता। अब ये क्या है, जब बच्चे कमेंट करेंगे तभी तो मज़ा आएगा, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी हमें मज़ा आएगा। हालांकि जो ये वीकली और जो 10-15 दिन का जो न्यूज़पेपर होता है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि एक साथ क्या है, आपका 10-15 दिन का न्यूज़पेपर कवर हो जाता है। पर डे क्या होता है, छूट जाता है, कई बार बच्चे देख नहीं पाते, और वो बहुत ज़्यादा डेप्थ भी नहीं चाहिए होती है ना। कई बहुत सारी देखो फालतू बातें करते रहते हैं, आपको पता है, बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे करंट, तो उसमें 2 मिनट की खबर को 10-15 मिनट तक ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो वो कोई काम का नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए, अब देखिए कि अजमेर ज़िले में नवाचार किया गया है, चुप्पी तोड़ खुलकर बोल। ये चुप्पी तोड़ खुलकर बोल किससे रिलेटेड है, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वही IM शक्ति उड़ान योजना से इसका संबंध है। इसमें क्या है, जो बालिकाएं क्या करती हैं, जो जब माहवारी पीरियड उनका चालू होता है, ठीक है, जनरली क्या होता है, 6 से लेकर 12वीं क्लास में बच्चियां क्या करती हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा करती हैं, क्योंकि ये माहवारी वाला पीरियड होता है। बॉडी में क्या है, हार्मोनल चेंज आने के कारण वो कहीं ना कहीं थोड़ा शाय भी फील करती हैं, समाज में अपनी बात को सही से नहीं रख पाती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं लोग इसको टैबू मानते हैं। तो बालिकाओं को जागरूक किया जाए, उनके जो कानूनी अधिकार हैं वो उनको बताए जाएं, और साथ साथ उनका एनरोलमेंट बढ़ाया जाए। इसके लिए चुप्पी तोड़ खुलकर अभियान लेकर आई हैं ये। इसमें क्या होगा, जो बालिका ड्रॉप आउट है उसमें 60% तक की कमी लाना है, कि बच्चियाँ स्कूल ना छोड़ के जाएँ, वो रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करती रहें, और जागरूक बने कि भाई ये जो माहवारी पीरियड होता है, ये जो सीजन माहवारी है, ये कोई इसको अन्यथा ना ले, ठीक है, कोई प्रकोप नहीं है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही है। तो इन चीज़ों के बारे में इनको जागरूक करने के लिए चुप्पी तोड़ खुलकर अभियान है, ठीक है। ये थोड़ा सा अजमेर जिले का एक नवाचार है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये 17 तारीख तक के आपके न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया है। आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे वीडियो में, तो उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।